मैनिपुलेशन एक प्रोसेस होता है जहाँ पे जीन्स का ट्रांसफर करते हैं ताकि हम डिजायरेबल कैरेक्टर्स पे कैसे जीन्स का ट्रांसफर करेंगे सर वेक्टर्स के थ्रू। किसके थ्रू? वेक्टर्स के थ्रू। सर वेक्टर्स क्या होता है? वेक्टर्स वी आर यूजिंग वेक्टर्स। वेक्टर्स में हमारा क्या बैक्टीरिया हो सकता है, बहुत सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, जिसके अंदर क्या करेंगे हम डीएनए को निकालें, डीएनए को कट किए और डीएनए को कट करने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या किए, वो जीन को इंसर्ट कर दिए जो जीन हमको चाहिए, जो जीन हमको चाहिए। अब वो जीन क्या करेगा, एक होस्ट में डाल दिए, अब ये होस्ट क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, फिर से ये हम लगाएं, उसका डिमांड और उसका मिनरल्स का न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट अलग होगा, दूसरे प्लांट और उसके मिनरल्स का रिक्वायरमेंट अलग होगा, वो दोनों का मिनरल्स का रिक्वायरमेंट अलग होगा। दैट मींस कि वो कुछ और चाहिए, इसको कुछ और चाहिए, ये कुछ और ड्यूरेशन में कुछ और गेन करेगा, ये कुछ ड्यूरेशन में कुछ और गेन करेगा। तो इससे क्या होगा, सोइल के मिनरल्स और सारे फर्टिलिटी में बैलेंस रहेंगे, इसलिए हम क्रॉप रोटेशन करते हैं। वेट लॉस उसका हो गया, इसका फ्रूट का जो फ्रूट बना, हो सकता है उसको उतना न्यूट्रिशन नहीं मिला जितना प्लांट को जरूरी था। अब सोचो कि ये प्लांट को न्यूट्रिशन अगर हम कम देंगे या फिर इसका कोई न्यूट्रिशन सकर होगा, मान लो कि अगर बीडी साइड से, तो न्यूट्रिशन को तो ले लेगा इसका। अब इस रूम का एसी ऑन कर देते हैं या फिर पंखा चला देते हैं या फिर बहुत सारा लाइट लगा देते हैं, तो वो भी मेरे को अफेक्ट कर सकता है। कैसा अफेक्ट कर सकता है मेरे को, हो सकता है कि हेडेक हो जाए। तो हेलो एवरीवन, तो आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है दैट इज रिगार्डिंग द क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इंप्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन। क्लास 9 का चैप्टर है ये, और ये हमारा बायोलॉजी पोर्शन से होता है। तो अगर इस चैप्टर का बात करते हैं कि ये चैप्टर फिर आप आगे कहाँ पढ़ोगे, आप क्लास 12 में पढ़ोगे, स्ट्रेटेजीज इनहांसमेंट एंड फूड प्रोडक्शन करके ये चैप्टर आता है। बेसिकली इसके कुछ पोर्शन जो अभी है नीट में डिलीट हो गए हैं और आपके 12th के सिलेबस से भी कुछ कुछ डिलीट हो गए हैं, पर क्लास 9th में ये पूरा आपको पढ़ना है, अच्छी तरीके से पढ़ना है। और क्लास 9th में इस चैप्टर का नाम है इंप्रूवमेंट इन फूड मैनेजमेंट फूड प्रोडक्शन, ठीक है। और अगर हम देखते हैं कि इस चैप्टर का जो हमारा क्वेश्चन है वो काफी लर्निंग वाला है, जिसमें ज्यादा करके हम लोग फार्मिंग और एनिमल हस्बेंड्री यही सबसे रिलेटेड टॉपिक पढ़ रहे होंगे कि कैसे हम अपने फूड प्रोडक्शन को कैसे इंप्रूव कर सके। चैप्टर का ही नाम यही है। अब उसके बाद हमारे पास पॉइंट आता है कि सर ये जो चैप्टर है इससे क्वेश्चन कितने हम लोग कर ले, तो क्वेश्चन 10, 15, 20 जो मैं करा रहा हूँ वो इनफ होगा, क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। और मैं बार बार बोलता हूँ कि एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बहुत इनफ होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन को समझने के लिए, क्योंकि ये दोनों में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। पर आप इसी को बार बार रिपीट करो, ठीक है। रिपीट मतलब कि बार बार इसी का क्वेश्चन को पढ़ो, फिर देखो कि आपको समझ में आएगा कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आप इस लेक्चर को कल के लिए देख रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका वीकली टेस्ट बायोलॉजी का चैप्टर जो है यही सिलेबस है। और उसके बाद अदरवाइज अगर आप इस लेक्चर को बाद में भी देख रहे होगे तो आपका ये क्वेश्चन ही कवर हो जाएगा जितना भी इंप्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन से होता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या है, बहुत ईजी क्वेश्चन है कि आखिर हमको मिलता क्या है सीरियल से, व्हाट वी गेट फ्रॉम सीरियल्स। तो सीरियल्स में क्या क्या आता है, अनाज होता है, पल्सेस, अनाज, सीरियल्स का मतलब ही तो अनाज है ना। सीरियल्स में क्या है, पल्सेस, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीरियल से क्या मिलता है। सीरियल से वी गेट फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। सर इसमें होते क्या क्या है, इसमें हमारे पास होते हैं राइस, ठीक है। हमारे पास क्या क्या होते हैं, राइस। उसके बाद हमारे पास क्या होते हैं, अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास होते हैं वीट, ठीक है। हमारे पास होते हैं ये सारे और भी बहुत सारे सीरियल्स हैं। तो तुम उसको राइस, वीट तुम लिखो, एक दो को 3-4 को और ऐड कर दो, तो इसमें हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। मेन पॉइंट ये है। पल्सेस से क्या मिलता है सर, प्रोटीन मिलता है। क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन मिलता है और ये हमारा काम क्या करता है, वी नो डेट कि हमें ये बिल्डिंग ब्लॉक, मतलब बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है, प्रोटीन होता है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि पल्सेस में क्या क्या है सर, सोयाबीन, उसके बाद पी, ग्राम, बीन, मूंग, अरहर, ये सारा चीज तो पल्सेस के अंदर आते हैं ना, लेग्यूमिनस प्लांट। अब देखो वेजिटेबल्स में हमारे पास क्या है और फ्रूट्स में हमारे पास क्या है। वी नो डेट कि वेजिटेबल और फ्रूट्स ऐसे चीज होते हैं जो हमें लगभग सारे चीज प्रोवाइड करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल सब चीज देते हैं। तो वी इसमें तुम आराम से लिख सकते हो कि हमें क्या क्या देता है, विटामिन्स देता है, उसके बाद मिनरल्स देता है, ठीक है सर, ठीक है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट देता है, उसके बाद हमें फैट्स और प्रोटीन देता है, ठीक है। क्या देता है, फैट्स और प्रोटीन देता है। समझ में आ गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था, ध्यान से देखो। तो अगर हम इस क्वेश्चन का बात करते हैं तो इस क्वेश्चन में क्या समझना है, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को कैसे हमको डील करना है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, हमारे पास क्वेश्चन है हाउ डू बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर अफेक्ट क्रॉप प्रोडक्शन। सर कैसे हमारा बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर क्रॉप्स प्रोडक्शन को अफेक्ट करता है। तो जब हम बात करते हैं बायोटिक और एबायोटिक, तो बायोटिक का सीधा सा मतलब होता है लिविंग फैक्टर, एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग फैक्टर, ठीक है। जैसे कि अभी हम इस रूम में वीडियो बना रहे हैं, तो इस रूम का बायोटिक फैक्टर क्या है, हम बायोटिक है ना, कुछ कीड़ा मकोड़ा वो भी बायोटिक है। पर अगर बात करते हैं कि अगर यहाँ पे बहुत सारा चींटी आ गया तो बायोटिक फैक्टर मेरे को अफेक्ट करेगा, दैट मीन्स कि चींटी हो सकता है मेरे को काट सकता है। ये बायोटिक फैक्टर क्या है, अगर हम इस रूम का एसी ऑन कर देते हैं या फिर पंखा चला देते हैं या फिर बहुत सारा लाइट लगा देते हैं तो वो भी मेरे को अफेक्ट कर सकता है। कैसा अफेक्ट कर सकता है मेरे को, हो सकता है कि हेडेक हो जाए बहुत ज्यादा, अगर हम एबायोटिक फैक्टर के इन्फ्लुएंस में आ जाए जो एक्सेस है। जैसे कि अगर ठंडा है अभी तो हम एसी ऑन कर देंगे या पंखा ऑन कर देंगे तो मेरे को अफेक्ट ही करेगा। उसी तरीका से अगर हम बात करते हैं प्लांट के लिए क्या हमारा लिविंग फैक्टर और नॉन लिविंग फैक्टर अफेक्ट करता है।
जैसे कि हमारे पास है बायोटिक फैक्टर्स में, जैसे रोडेंट्स क्या होता है सर, चूहा हुआ जो खा जाता है ना रूट्स को। उसके बाद पेस्ट मतलब सर जितने भी हमारे छोटे छोटे जो हमारे ऑर्गेनिज्म से छोटे छोटे जो हमारे बोल सकते हो कि पेस्ट क्या पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं ना उसके लिए। और उसके बाद इंसेक्ट्स के लिए हम लोग इंसेक्टिसाइड्स यूज करते हैं। इंसेक्ट मतलब छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा। पेस्ट मतलब कि जो हमारा आर्थ्रोपोडा के ग्रुप में भी जो आते हैं उसको हम पेस्टिसाइड्स में भी लगभग रखते हैं, ठीक है। अब आगे देखो आर्थ्रोपोडा क्या होता है सर। आर्थ्रोपोडा जो तुम्हारा फाइलम होता है, जहाँ पे जितने भी हमारे बोल सकते हो बटरफ्लाई हो गए और भी बहुत सारे इंसेक्ट्स हो गए ना। इंसेक्ट मतलब कि जो उड़ते हैं ना, जो छोटे मोटे बोल सकते हो कि कीड़ा मकोड़ा है, उसको भी हम पेस्ट ही बोलते हैं। अब उसके बाद हमारे पास है एबायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर्स का बात करते हैं तो एबायोटिक फैक्टर्स में क्या क्या होगा सर। यहाँ का रूम का टेम्परेचर ज्यादा है तो ये भी क्या टेम्परेचर क्या है, एबायोटिक फैक्टर्स है, ठीक है। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर। सर मॉइस्चर नमी, जो हमारे मान लो कि आज नमी ज्यादा है या फिर टेम्परेचर ज्यादा है, तो ये सारा चीज अफेक्ट करता है प्लांट को। ये सारा एबायोटिक के अंदर आता है। कभी टेम्परेचर तुमसे बात करता है क्या, नहीं। कभी मॉइस्चर बोलता है कि आज हम मॉइस्चर ज्यादा, नहीं। तुम महसूस करते हो, तुम मेजर करते हो, ठीक है। पर अगर हम बात करते हैं कि कोई अगर बायोटिक फैक्टर है, जैसे कि अगर मानते हैं बायोटिक फैक्टर हम तुमको क्लास में आके कूट दिए। अब कूट दिए तो क्या हमारे होंगे ना तुमको, तो हम बायोटिक फैक्टर हम तुमको परेशान कर सकते हैं, लिविंग फैक्टर है। पर अगर तुमको बात करते हैं कि ब्लैक बोर्ड या फिर तुमको बेंच कभी परेशान करेगा क्या, नहीं, ये बायोटिक फैक्टर है। पर हो सकता है कि बेंच अगर टूटा हो तो तुम परेशान हो जाओ, ठीक है। तो ये हम लोग का आपस का एग्जाम्पल है। पर अगर हम बात करते हैं प्लांट के केस में, तो प्लांट के केस में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो बायोटिक फैक्टर है उसमें लिविंग का पार्ट बात करते हैं, जैसे इंसेक्ट्स हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया, उसके बाद तुम्हारा फंगिसाइड्स हो गया है ना। और तुम्हारा जैसे कि हमारा एबायोटिक है, एबायोटिक में टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सारा चीज आएगा। अब देखो हमारे पास क्या क्या हो सकता है सर। अटैक हो सकता है लार्ज ग्रुप में, इन्फेस्टेशन ऑफ इंसेक्ट्स, वेट लॉस, उसके बाद पुअर जर्मिनेशन एबिलिटी, डिग्रेडेशन इन क्वालिटी। वेट लॉस मतलब सर कि जो हमारा क्या है ना, क्रॉप्स को क्या करेगा, उसका वेट लॉस करा। वेट लॉस तुम्हारा सिर्फ नहीं होता है, क्रॉप्स का भी हो सकता है ना। हो सकता है कि उसमें एक इंसेक्ट लग जाने के बाद या फिर उसके न्यूट्रिशन को डिराइव नहीं अच्छा से कर पाया है वो, तो उसका क्या है 1 kg होना था तो 800 ग्राम हुआ है ना, वेट लॉस उसका हो गया। किसका, फ्रूट का, जो फ्रूट बना। हो सकता है उसको उतना न्यूट्रिशन नहीं मिला जितना प्लांट को जरूरी था। अब सोचो कि ये प्लांट को न्यूट्रिशन अगर हम कम देंगे या फिर इसका कोई न्यूट्रिशन सकर होगा, मान लो कि अगल बगल बीडी साइड्स है, तो न्यूट्रिशन को तो ले लेगा इसका। अब जो न्यूट्रिशन को ले लेगा तो हमको एक बात बताओ कि इसका जितना हाइट आना चाहिए था या इसका फ्रूट का जितना वेट होना था उतना नहीं आके अब जल्दी पकना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि प्लांट में तो प्रॉब्लम आ चुका है। तो इसी तरीका से हम लोग बोलते हैं कि वेट लॉस भी देखने को मिलता है। अब उसके बाद डिग्रेडेशन इन क्वालिटी। सर क्वालिटी में भी तो डिग्रेडेशन आ सकता है। डिस्कलरेशन का मतलब क्या होता है सर। डिस्कलरेशन का मतलब जो इसका एक्चुअल कलर है वो कलर भी खो देना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट सर, पुअर मार्केट प्राइस। अब ये सारा चीज होगा तो किससे क्या होगा, मार्केट में वैल्यू मिलेगा, नहीं नहीं नहीं। अब अगर हम बात करते हैं कि एक जो फ्रूट या फिर वेजिटेबल बहुत हेल्दी है, दैट मीन्स कि बहुत सुंदर लग रहा है देखने में, उसका मार्केट प्राइस भी तो ज्यादा होगा, है ना। एप्पल को क्या आजकल कलरिंग भी किया जाता है या फिर बहुत सारे फ्रूट या वेजिटेबल को भी कलरिंग किया जाता है ताकि उसका अट्रैक्शन को बढ़ा दिया जाए, लगे कि ज्यादा ताजा है ना। और रियल में भी बहुत सारे ताजा फ्रूट्स होते हैं जो दिखते हैं अट्रैक्टिव। तो अगर अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा है फ्रूट्स वेजिटेबल तो उसका मार्केट प्राइस भी कमेगा, और उसका क्वालिटी कम है, वेट कम है, तो उसका मार्केट प्राइस, मार्केट वैल्यू भी तो कम मिलेगा, ठीक है। तो दिस वाज द क्वेश्चन जो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर परेशान कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एनसीईआरटी का, और ये आपका सीबीएसई 2010 में भी आया। सर बोलोगे सीबीएसई 2010, दैट मीन्स कि पहले क्या होता था कि सीबीएसई ही 9th का भी पेपर देता था, तो सीबीएसई 2010 में ये क्वेश्चन आया और एनसीईआरटी में भी आपका दिया हुआ है। ध्यान से देखो, आपका क्वेश्चन है कि क्या डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए। मतलब कि सर क्रॉप्स को अगर इंप्रूव करना है तो क्या उसमें गुड क्वालिटी हो, क्या एग्रोनॉमिक कैरेक्टर मतलब कि रिलेटेड टू क्रॉप्स प्रोडक्शन और सोइल मैनेजमेंट से क्या अच्छा क्वालिटी होना चाहिए क्रॉप्स में, ताकि क्रॉप्स बहुत बेटर हो। तो सबसे पहले देखते हैं कि डिजायरेबल कैरेक्टर क्या क्या होगा हमारे पास। सबसे पहला सर टॉलनेस एंड प्रोफ्यूज ब्रांचिंग। सर टॉलनेस का मतलब तो समझ में आ गया, प्रोफ्यूज ब्रांचिंग का क्या मतलब है। प्रोफ्यूज ब्रांचिंग का क्या मतलब है, जैसे कि हमारे पास क्या है, ये प्लांट है, ठीक है सर, ये क्या है, प्लांट है, ठीक है। अब उसके बाद वी नो डेट कि सर ये हमारे पास क्या है, प्लांट है, अच्छा सा प्लांट है, और इसमें सर लीफ भी होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास सर ये जो इसका ब्रांचिंग भी तो कर सकते हैं ना, बहुत सारा ब्रांच कर सकते हैं। इसी का क्या मतलब होता है, प्रोफ्यूज ब्रांचिंग। बहुत सारा जब ब्रांचिंग हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोफ्यूज ब्रांचिंग, है ना।
उसको क्या बोलते हैं, प्रोफ्यूज ब्रांचिंग। प्रोफ्यूज ब्रांचिंग का सीधा सा मतलब होता है कि सो मेनी ब्रांचिंग एट सेम जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगा उतना ज्यादा क्या होगा, फ्रूट्स होगा या फिर फ्लावर्स हो गया ना। तो ये प्रोफ्यूज ब्रांचिंग का डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉडर क्रॉप्स। कौन सा क्रॉप्स के लिए, फॉडर कैरेक्टर्स फॉर फॉडर क्रॉप्स। फॉडर क्रॉप्स मतलब जो चरवाहा लोग यूज करता है ना, बकरी उकड़ी कैटल उटल के लिए, वो सारा हमारा फॉडर क्रॉप्स में आ जाएगा। उसके बाद डार्कनेस, इट डिजायर्स सीरियल्स डिक्रीज इन सीरियल्स सो दैट लेस न्यूट्रिएंट्स आर कंज्यूम बाय दिस क्रॉप्स। देखो, और एक क्वालिटी क्या है ना कि अगर ये सीरियल्स का प्लांट है, अनाज का प्लांट है, तो ये डार्क हो, ज्यादा बड़ा नहीं हो, डार्क होगा तो क्या होगा, कम से कम न्यूट्रिएंट्स में अपना काम ये चला लेगा, तो लेस न्यूट्रिएंट्स होगा और ज्यादा बेटर काम करेगा, है ना। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड व्हाई आर दे आर कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो आखिर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते क्या और आखिर हम इसे क्यों बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो अगर हम बात करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है क्या, एक इसेंशियल एलिमेंट है। सर इसेंशियल एलिमेंट का मतलब वी नो डैट कि हमारे पास 118 एलिमेंट है, उसमें से जो हमारे पास 118 एलिमेंट है उसमें से कुछ एलिमेंट क्या है हमारे बहुत इसेंशियल है। क्या तुमको लगता है कि तुम सब चीज खा सकते हो, नहीं। तुम्हारा स्टमक या तुम्हारा बॉडी जो चीज को डाइजेस्ट कर सकता है, जो बॉडी में यूज हो सकता है, वही तो खा सकते हो। मैं कल से बोलूँ कि एल्युमिनियम खाना स्टार्ट कर, एल्युमिनियम नहीं, सीधा बोल देते गोल्ड च्यवनप्राश, है ना। तो क्या हो जाएगा, गोल्ड च्यवनप्राश। तुम्हारा बॉडी में अगर गोल्ड एब्जॉर्ब नहीं होता है तो कोई फायदा नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए समझना है कि 118 से 118 एलिमेंट तो नहीं खाते हैं, उसमें से कुछ एलिमेंट हमारे बॉडी के लिए बहुत इसेंशियल होते हैं और कुछ एलिमेंट क्या है फूड के थ्रू हम लोग खा लेते हैं और कुछ एलिमेंट किसी भी प्रोसेस सिंथेसिस के थ्रू भी हमारा बॉडी में काम कर जाते हैं। पर कुछ को हम मैक्रो और माइक्रो में बांटे, अभी तुम्हारे बुक में सिर्फ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स दिए हुए। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का बात करते हैं तो ये एक ऐसा एलिमेंट्स होता है जो हमारा बॉडी विच आर यूटिलाइज्ड बाय प्लांट इन ए लार्ज क्वांटिटी। ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एक इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट है which are utilized in a large quantity। ठीक है, यूटिलाइज बाय प्लांट, और किसमें, प्लांट्स में। हम लोग तो यूटिलाइज करते हैं और प्लांट में तुमको पता होना चाहिए नेक्रोसिस, क्लोरोसिस, ये सारा क्या डिजीज होता है प्लांट्स के अंदर, जो तुम मिनरल न्यूट्रिशन में पढ़ोगे क्लास 11 का चैप्टर में। बेसिकली वो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, नेक्रोसिस क्लोरोसिस डिजीज होता है, येलोइंग हो जाना, लिप का पीला पड़ जाना, लिप में बहुत सारा डिजीज दिखना, ये सारा हमारा क्या होता है। अगर मान लो कि लिप में कुछ डिजीज दिख रहा है, जैसे तुम्हारे बॉडी तुमको कोई प्रॉब्लम हो गया, तो तुम क्या बोलते हो कि कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम है ना, तुमको फीवर आया तो कुछ तो प्रॉब्लम होगा, उससे पहले सिम्टम्स कफ आया होगा, कोल्ड आया होगा। उसी तरीका से कोई भी प्लांट में अगर प्लांट को कुछ चाहिए तो वो कैसे सिम्टम दिखाएगा, वो क्या करेगा, कुछ डिफिशियंसी को दिखाएगा। पत्ता टूटने लगेगा, पत्ता हो सकता है येलो होने लगेगा, ये सारा क्या है, डिफिशियंसी है। सर ये क्यों आएगा, ये बताएगा कि मेरे अंदर मिनरल्स का कमी है। ठीक है, आई वॉन्ट मिनरल्स, कौन बोलेगा, प्लांट बोलेगा। किससे बोलेगा, अपना सिम्टम्स दिखा के। प्लांट तो बोल नहीं सकता, तो सिम्टम दिखाएगा, क्या दिखाएगा, डिफिशियंसी सिम्टम्स दिखाएगा। तो प्लांट बोलता नहीं है पर वो डिफिशियंसी सिम्टम्स दिखाता है कि अभी मेरे को ये प्रॉब्लम है, तुम ये सारा मिनरल्स दो। कैसे दोगे, फर्टिलाइजर्स के थ्रू दोगे या मैन्योर्स के थ्रू दोगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो मेनी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट इन फॉलोइंग फंक्शंस एज कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। वी नो दैट की नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर आर प्रेजेंट इन प्रोटीन्स। जो भी प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, उसमें नाइट्रोजन होते हैं, फास्फोरस होते हैं, सल्फर होता है। कैल्शियम कहाँ प्रेजेंट होता है, वी नो दैट की प्लांट के सेल वॉल में होता है। मैग्नीशियम कहाँ होता है, सर क्लोरोफिल में होता है। कहाँ पे होता है, क्लोरोफिल में होता है, क्लोरोफिल में होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैग्नीशियम कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल में, मैग्नीशियम। अब तुमसे पूछ रहे हैं हीमोग्लोबिन में कौन सा होता है, कमेंट सेक्शन में लिखो। ठीक है, हाउ डू प्लांट गेट न्यूट्रिएंट्स, तो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलता है, कैसे मिलता है सर प्लांट को न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स आर फाउंड इन द सोइल, सबसे पहला पॉइंट। सर न्यूट्रिएंट्स होता है कहाँ पे, सर ये सुंदर सा हमारे पास सोइल है। ठीक है, क्या है हमारे पास, सोइल है, और ये सोइल के पास हमारे पास क्या है, न्यूट्रिएंट्स होता है। क्या होता है, ये मान लो सोइल है, ग्रीन ग्रीन दिख रहा है पर ये सोइल है। और न्यूट्रिएंट्स, प्लांट कहाँ से न्यूट्रिएंट्स लेता है, सर हमारे पास न्यूट्रिएंट्स लेता है सोइल से। कहाँ से लेता है, सोइल से लेता है। ठीक है सर, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, ध्यान से देखो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि डिजोल्व होता है वाटर में। वी नो दैट कि पानी हम लोग जो देते हैं उसमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स भी डिजोल्व होंगे अब सोइल में, एंड इट इज एब्जॉर्ब बाय द रूट्स। प्लांट्स के अंदर रूट्स है ना, वो क्या करते हैं, रूट्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं किस चीज को, न्यूट्रिएंट्स को। कहाँ से, सोइल से। सोइल में कहाँ पे है, पानी में डिजोल्व हुए हैं, है ना, सोइल में भी प्रेजेंट होते हैं। अब सोइल में जब प्रेजेंट होते हैं तो वो पानी में आए, पानी क्या करेगा, प्लांट सोइल को तो नहीं ले सकता, प्लांट किसको लेता है, वाटर को लेता है। वाटर में न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब है, अब वाटर को जब वो लेगा तो वाटर के थ्रू सारे न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स में आ जाते हैं और वो सारी जगह पहुंच जाते हैं। किसके थ्रू, सर वैस्कुलर बंडल। वो क्या होता है सर, वो होता है हमारे पास जाइलम और फ्लोएम। क्या होता है, जाइलम और
फ्लोएम, ठीक है, ठीक है। अब आगे देखो वो क्या है, जाइलम और फ्लोएम डिफरेंट पार्ट में जाके वो ट्रांसपोर्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सर, हाउ डू प्लांट गेट न्यूट्रिएंट्स, रिपीटेड। आगे देखते हैं। हाँ, कंपेयर द यूज ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर इन मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी। सर क्या क्या हम कंपैरिजन चार्ट एक बना सकते हैं जिससे हम मैन्योर और फर्टिलाइजर को कंपेयर कर सकते हैं। तो मैन्योर ऑन सॉइल क्वालिटी का बात करते हैं, तो मैन्योर क्या करता है, कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट्स को इनरिच करता है। इनरिच का मतलब सर बढ़ाता है। दे प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ह्यूमस। तुमको पता होना चाहिए कि सॉइल के अंदर ह्यूमस बनता है। जैसे ह्यूमस क्या होता है, एक फर्टिलिटी है सॉइल का, है ना, फर्टिलिटी है। उसके बाद टू द सॉइल एंड थस रिस्टोर वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, ठीक है। अब देखो ये क्या करता है ना, ऑफ सैंडी सॉइल्स, मान लो कि सॉइल्स है, तो सैंडी सॉइल्स हम ना लेके कोई और सॉइल्स का बात करते हैं, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जिसका सबसे ज्यादा होगा वो सॉइल बहुत अच्छा है ना। तो अगर हम बात करते हैं कि ये जो हमारा क्या होता है, मैन्योर्स का काम क्या होता है, सबसे पहले इनरिच द सॉइल का मतलब सर, इनरिच का सॉइल्स का मतलब कि ये न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाता है। और उसके बाद सर ये क्या करता है, ध्यान से समझना, दे प्रोवाइड ए लॉट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमस, टू द सॉइल। किसको प्रोवाइड करता है, सॉइल को। और क्या करता है सर, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। और ड्रेनेज इन ए क्ले सॉइल एंड ड्रेनेज इन अ क्ले सॉइल। अब आगे देखते हैं, ड्रेनेज का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर पानी ज्यादा आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो भी क्रिएट करता है हमारा कौन, मैन्योर। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट, एडिशन ऑफ मैन्योर रिड्यूसेस द सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है सर, मिट्टी का कटाव। टॉप लेयर मान लो सॉइल का उड़ गया, हवा में उड़ गया, जब तक होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल का आपस में भी कनेक्शन अच्छा नहीं रहेगा तो सॉइल क्या होगा, हवा आया, टॉप लेयर गायब। तो इससे क्या होता है, ये सॉइल इरोजन से भी बचाता है। तो सॉइल ऐसा ना हो जाए कि एकदम बालू टाइप का हो जाए, तो उससे क्या होगा, सॉइल का इरोजन होगा। हवा ज्यादा चलेगा तो सॉइल भी क्या है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस क्या है हमारा मूव होगा। तो सीधा सा सॉइल कैसे मूव करेगा, हवा के थ्रू तो उड़ता है ना। जो देखते होगे बालू कैसे उड़ता है ना, बहुत ज्यादा हवाई का एक चला तो बालू का भी कुछ कण क्या है, मतलब जा रहा है। तो सॉइल इरोजन क्या है, पानी के थ्रू जाना, है ना। पानी अगर ज्यादा बहा तो फिर भी सॉइल इरोजन हो गया। सॉइल इरोजन है क्या, मिट्टी का कटाव। वो आउटर लेयर सॉइल क्या होता है, हट जाता है अपनी जगह से दूसरी जगह चले जाता है ना, उसी को बोलते हैं। अब उसके बाद दे प्रोवाइड फूड फॉर सॉइल ऑर्गेनिजम्स। सॉइल के अंदर कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसको भी फूड प्रोवाइड करता है। दे आर सॉइल फ्रेंडली बैक्टीरिया। अब बात करते हैं कि सर फर्टिलाइजर का क्या क्या हमारा इफेक्ट है। अब आगे देखो, सबसे पहले अगर हम देखते हैं फर्टिलाइजर क्या करता है, कंटिन्यूअस यूज ऑफ फर्टिलाइजर सॉइल बिकम पॉडरी। सॉइल क्या हो जाता है सर, पॉडरी एंड ड्राई एंड रेट ऑफ द सॉइल इरोजन इंक्रीजेस। सर फर्टिलाइजर थोड़ा नुकसान करता है, क्या करता है, नुकसान करता है। कैसे नुकसान करता है, ये हमारा क्या करेगा कि सॉइल को बिकम पॉडरी, उसके बाद ड्राई जब होता है, तो अब जब ड्राई हो गया तो क्या है, बालू या फिर पाउडर को देखो कैसे होता है, उसी तरह से हमारा क्या सॉइल का इरोजन भी इंक्रीज हो जाता है बाय द यूजिंग ऑफ फर्टिलाइजर। बाय द यूज ऑफ फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक मैटर डिक्रीजेस विथ डिक्रीज द पोरोसिटी ऑफ द प्लांट रूट डू नॉट गेट ऑक्सीजन प्रॉपर्ली। अब ध्यान से सुनना, अब देखो क्या होता है कि प्लांट का जब फर्टिलाइजर कम होता है, ऑर्गेनिक मैटर भी कम होता है, तो उसके जो पोर्स होते हैं, जो छिद्र होते हैं, उसमें भी प्रॉब्लम आता है। उसका जो गैप होता है एयर स्पेस को लेने का, अब एयर स्पेसेस नहीं है इजिली, क्या है, तो ऑक्सीजन रूट्स को ऑक्सीजन प्रॉपर्ली नहीं मिलेगा। बस तुमको इतना इस क्वेश्चन में लिखना है। नेक्स्ट, वाई शुड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सीबीएसई 2010 में आया हुआ है, आई थिंक अलग क्वेश्चन है, पेज नंबर 209 में होगा, एनसीईआरटी का देख लेना। वाई शुड प्रिवेंटिव मेजर्स एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड प्रिफर्ड फॉर प्रोटेक्टिंग क्रॉप। ठीक है सर, प्रोटेक्टिंग क्रॉप्स के लिए क्या क्या हमारे पास प्रिवेंटिव मेजर्स और बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड होना चाहिए। अब देखो, डिजीज इन प्लांट इज कॉज बाय पैथोजेंस। जो प्लांट के अंदर डिजीज कॉज होता है वो किसके थ्रू कॉज होता है, पैथोजेंस। टू गेट रिड ऑफ द पैथोजेंस हम लोग कुछ मेजर्स मतलब कुछ हम लोग स्टेप्स ले सकते हैं। क्या क्या स्टेप्स है, तो हम लोग क्या करेंगे सर, सिंपल इकोनॉमिक और मिनिमाइज पॉपुलेशन विदाउट अफेक्टिंग सॉइल क्वालिटी। सीधा सर समझ मेरा बात, सॉइल क्वालिटी में पॉपुलेशन जो है, पॉल्यूशन जो है, सॉइल को पॉल्यूट कम करेंगे। ठीक है, अगर हमको क्या करना है, मेजर लेना है कंट्रोल मेथड, ताकि हम क्रॉप्स को प्रोटेक्ट कर सके, तो सॉइल पॉल्यूशन के ऊपर काम करना पड़ेगा। सॉइल को इसलिए हम पॉल्यूट ना करें, कुछ भी ऐसा है ना, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को ना सॉइल में फेंका जाए, उसको अलग से वेस्ट किया जाए। ठीक है, और जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको क्या किया जाए, सॉइल को मतलब गड्ढा करके उसमें डालो, ताकि एज ए मैन्योर भी वो काम करेगा फ्यूचर में। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपल इकोनॉमिक मिनिमाइज पॉल्यूशन को करो, सॉइल क्वालिटी खुद सही हो जाएगा। व्हाट फैक्टर मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉसेस इन
ग्रेन्स ड्यूरिंग स्टोरेज। तो क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होता है, एक तो तुम्हारे पास हो गया एबायोटिक फैक्टर्स जैसे कि मॉइस्चर, उसके बाद जो फूड ग्रेन में प्रेजेंट है ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर, मॉइस्चर ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर, दिस आर द एबायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर जैसे हम बताएं इंसेक्ट, रोडेंट, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेथड इज कॉमनली यूज फॉर इंप्रूविंग कैटल ब्रीड्स एंड वाई। ठीक है, तो कैटल ब्रीड्स को हम लोग कैसे अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो क्रॉस ब्रीडिंग का नाम हमने सुना होगा, क्लास में मैंने बताया भी है कि सर हम लोग क्या करेंगे ना, क्रॉस ब्रीडिंग करेंगे। क्या करेंगे सर, क्रॉस ब्रीडिंग करेंगे। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है कि इंडिजिनियस वेराइटीज ऑफ कैटल्स आर क्रॉस बाय द एक्सोटिक ब्रीड्स। इंडिजिनियस मतलब कि ऐसा जो थोड़ा लेस डिजायरेबल है, लेस इंपॉर्टेंट है, उसको क्या करेंगे, डिजायरेबल के साथ क्रॉस कराएंगे। जब उसको क्रॉस कराएंगे तो जो डिजायरेबल के पास जो अच्छे क्वालिटी होंगे वो उसके ऑफस्प्रिंग, दैट मीन्स कि जो भी उसका कैटल का जो बेबी बनेगा उसमें वो सारा क्वालिटी हमको देखने को मिलेगा बाय ब्रीडिंग मेथड। अब आगे देखते हैं उसके बाद क्या, टू गेट क्रॉस ब्रीड विच इज हाई इल्डिंग, जिसमें क्या है इल्डिंग, हाई इल्डिंग मतलब कि ज्यादा डिजायरेबल करेक्टर है। मान लेते हैं कि अगर किसी का क्या है, अगर मान लेते हैं कि ऊन या फिर मिल्क बात करते हैं तो, या किसी भी इंपॉर्टेंट करेक्टर जो हमें को पसंद है तो वो करेक्टर मेरे को चाहिए, तो उस तरह का हम एनिमल को चूज करेंगे और सेम स्पीसीज का होना चाहिए, फिर उसको ब्रीड कराएंगे, उसका जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो सारा क्वालिटी होगा जो मेरे को चाहिए। हो सकता है कि एक ऑफस्प्रिंग में कमी हो, पर अगर दूसरे में होगा तो वो करेक्टर, इंपॉर्टेंट करेक्टर वहां पे आएगा ही, ठीक है। अब देखते हैं, अब उसके बाद क्या है कि ऑफस्प्रिंग शुड बी हाई इल्डिंग, ऑफस्प्रिंग को हाई इल्डिंग होना जरूरी है, अर्ली मैच्योरिटी एंड शुड बी रेसिस्टेंट टू क्लाइमेटिक कंडीशन। सर ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, ताकि क्या है जो ऑफस्प्रिंग हो वो हाईली रेसिस्टेंस रहे नेचर से, नेचर मतलब कि कोई भी प्रॉब्लम आ जाए झेल ले, किसी भी तरह का एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स का रिस्पॉन्स है वो झेल ले। उसके बाद क्या कि ऑफस्प्रिंग हाई इल्डिंग होना चाहिए, हाई इल्डिंग मतलब कि ज्यादा प्रोडक्टिविटी होना चाहिए, ज्यादा उसमें डिजायरेबल कैरेक्टर होना चाहिए। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि सर जेनेटिक मैनिपुलेशन होता क्या है, कैसे यूजफुल है ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए जेनेटिक मैनिपुलेशन। जेनेटिक मैनिपुलेशन टर्म का अगर हम बात करते हैं तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे हम लोग जीन का ट्रांसफर करते हैं जो डिजायरेबल फॉर्म ऑफ वन प्लांट टू अनदर प्लांट फॉर प्रोडक्शन ऑफ वेराइटीज विद डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक प्रोफ्यूज ब्रांचिंग, उसके बाद फोडर क्रॉप्स, हाई यील्डिंग वेराइटीज, मेज, व्हीट, ईटीसी। अब देखो थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा तुमको बताना चाहता हूँ कि सर ये क्या है जीन और ये क्या है। देखो बायोटेक्नोलॉजी नाम का एक चीज होता है, हम लोग को पता है कि कोई भी अगर ऑर्गेनिजम्स है सर, कोई भी अगर ऑर्गेनिजम्स है हमारे पास, सारे ऑर्गेनिजम्स के पास क्या होता है सर, डीएनए होता है। क्या होता है, डीएनए होता है। अब ध्यान से सुनना सर, डीएनए होते हैं, डेट मीन्स कि डीएनए कहाँ पे होता है, सेल में होते हैं। ये हमारे पास क्या है, डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए हमारे पास, ठीक है सर। अब तुमको पता होना चाहिए कि डीएनए के ऊपर क्या होते हैं, जीन होते हैं। क्या होते हैं, जीन होते हैं। जीन सारे जगह पे प्रेजेंट होते हैं। कुछ डीएनए का पार्ट का नाम जान लेना, जैसे कि हम इसको बोलते हैं डीएनए। अब थोड़ा सा देखिए कंडेंस है तो इसको क्या बोलेंगे, क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। अब इस क्रोमेटिन को और ज्यादा कंडेंस कर देंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे, क्रोमोजोम्स। क्या बोलेंगे सर, क्रोमोजोम्स बोलेंगे इसको, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, क्रोमोजोम्स बोलेंगे। इसके ऊपर क्या होता है, जीन होता है। क्या होता है, जीन होता है। अब जीन क्या होता है सर, अलग अलग तरह का जीन होता है। सर जीन है क्या, जीन है क्या, जीन एक सेगमेंट है, एक सेगमेंट है डीएनए का। जैसे मान लो कि ह्यूमन बॉडी का बात करते हैं, जैसे ये हेयर के लिए, ये मान लो स्किन के लिए, ये मान लो आई के लिए, ठीक है। तो ये हेयर है तो हेयर का कलर मान लो कि तुम्हारे बॉडी में ब्लैक हेयर है। क्यों ब्लैक हेयर है, क्योंकि तुम्हारे फादर या मदर का ब्लैक हेयर होगा। या फिर तुम्हारा ये हाइट के लिए, मान लो ये हाइट के लिए, ठीक है, ये हाइट के लिए। मान लो कि तुम बहुत लंबे हो, क्यों लंबे हो, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स लंबे हैं। तो जीन क्या करता है, किसी भी बोल सकते हो कि पेरेंट्स का जो इंफॉर्मेशन होता है उसको कैरी करता है। अलग अलग जगह पे जीन्स प्रेजेंट है, डीएनए में भी है, क्रोमेटिन पे भी, क्रोमोसोम्स पे भी। सर ये तीन फेज कैसे, जब डीएनए को अलग अलग तरीका से देखते हैं, दैट मींस कि उसको जब ज्यादा कंडेंस करते हैं तो क्रोमोसोम्स, थोड़ा कम करते हैं तो क्रोमेटिन, और करते और कम कंडेंस करते हैं दैट मींस कि खुला हुआ फॉर्म डीएनए। तो ये जीन जो होता है सर ये हर जगह प्रेजेंट है। और जीन क्या करता है, इंफॉर्मेशन को रखता है, और ये इंफॉर्मेशन क्या होते हैं, पेरेंट्स के इंफॉर्मेशन को ऑफस्प्रिंग में लेके आते हैं। उसी तरीका से प्लांट में भी यही होता है। अब तुम सोच, मेरा बात ध्यान से समझ कि हमारे पास क्या है, कि हमारे पास प्लांट ए है, ठीक है, प्लांट बी है हमारे पास। सर प्लांट ए जो हमारे पास है ना, प्लांट ए जो हमारे पास है, मान लो कि ये वेरी गुड कैरेक्टर है। क्या है, गुड कैरेक्टर है। अच्छा सर जी, ये भी हमारे क्या है, थोड़ा सा बोल सकते हो कि लेस कैरेक्टर है इसके पास।
मतलब कि ये कैरेक्टर्स में उतना अच्छा नहीं है, इसके पास डिजायरेबल कैरेक्टर है। हम ये दोनों को क्या करेंगे, ए और बी को क्या करेंगे सर, क्रॉस कराएंगे। क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे। जब हम इसको सर क्रॉस कराएंगे तो जो ए का जो अच्छा कैरेक्टर होगा वो क्या होगा सर, हमारा सारा ए का अच्छा कैरेक्टर बी में चला जाएगा। अब जब बी में अच्छा कैरेक्टर चला जाएगा और ये मतलब ए और बी से जो एक नया प्रोजेनी बनेगा, जिसको हम बेबी बोल रहे हैं, ऑफस्प्रिंग बोल रहे हैं, नया एक प्लांट बोल रहे हैं, सी के अंदर वो सारा कैरेक्टर होगा जो ए के अंदर होगा और बी के अंदर होगा, और अच्छा कैरेक्टर ए का भी तो आ जाएगा। यही तो हमारा सोचना था, यही तो हमारा कहना था सर कि हम लोग जेनेटिक मैनिपुलेशन करें। पर जेनेटिक मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है, यही तो आप हमको बताएं अभी, और फील ला दिए। ध्यान से समझो हम क्या बोलना चाह रहे हैं। जेनेटिक मैनिपुलेशन एक प्रोसेस होता है जहां पे जीन्स का ट्रांसफर करते हैं ताकि हम डिजायरेबल कैरेक्टर्स को, कैसे जीन्स का ट्रांसफर करेंगे सर, वेक्टर्स के थ्रू। किसके थ्रू, वेक्टर्स के थ्रू। सर वेक्टर्स क्या होता है, वेक्टर्स वी आर यूजिंग वेक्टर्स। वेक्टर्स में हमारा क्या है, बैक्टीरिया हो सकता है, बहुत सारे मैक्रो ऑर्गेनिम्स हो सकते हैं, जिसके अंदर क्या करेंगे हम डीएनए को निकाले, डीएनए को कट किए, और डीएनए को कट करने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या किए, वो जीन को इंसर्ट कर दिए जो जीन हमको चाहिए, जो जीन हमको चाहिए। अब वो जीन क्या करेगा, एक होस्ट में डाल दिए। अब ये होस्ट क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, फिर से ये मल्टीप्लाई करेगा, फिर से ये मल्टीप्लाई करेगा। जैसे जैसे मल्टीप्लाई करेगा वैसे वैसे हमारा वो डिजायरेबल कैरेक्टर बैक्टीरिया के अंदर आएगा। फिर हम क्या करेंगे, आराम से किसी भी ऑर्गेनिम्स में इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीका से हम लोग बायोटेक्नोलॉजी करते हैं। बस तुमको ये समझना है कि जीन मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है, ताकि क्या हो सके, तो एक बेटर क्वालिटी हो, शॉर्टर एंड अर्ली मैच्योरिटी पीरियड हो, डेट मीन्स कि कम से कम समय, और अर्ली मैच्योरिटी पीरियड हो, ज्यादा से ज्यादा जल्दी समय में अच्छा क्वालिटी दे दे। बेटर एडेप्टेबिलिटी इन एडवर्स इन्वायरमेंट कंडीशन, कुछ भी बुरा हो, कुछ भी कंडीशन बुरा हो, कितना भी इन्वायरमेंट कंडीशन बाहर का बुरा हो, हम तो संभाल लेंगे। डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर होगा सर। नेक्स्ट पॉइंट सर, नेक्स्ट पॉइंट क्या, ध्यान से देखना। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन, तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। देखो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्या एडवांटेजेस है इंटरक्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन का। सर इंटरक्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग, इंटीग्रेटेड, ये क्या है, देखो क्रॉप पैटर्न क्या होता है, क्रॉप पैटर्न होता क्या है, क्रॉप पैटर्न और वीडी साइड, ये दो तीन टॉपिक जो है वो तुमको थ्योरी वाला में नहीं मिलेगा, उसका पार्ट 2 हम लोग अपलोड करेंगे जल्दी ही, पर पार्ट 1 जरूर देखना क्योंकि उसमें हम लोग ये सारा थ्योरी को कवर कर चुके हैं, ठीक है। अब देखो क्रॉप पैटर्न क्या है, हमको पता है कि क्रॉप को लगाने का तरीका, जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं मिक्स फार्मिंग। एक लैंड में क्या करते हैं, बहुत सारे प्लांट को लगाते हैं तो उसको मिक्स फार्मिंग बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास है इंटरक्रॉपिंग, फिर हमारे पास है क्रॉप रोटेशन, क्रॉप को रोटेट करते हैं ताकि क्या हो, सोइल का फर्टिलिटी बनी रहे। जैसे मान लेते हैं कि तुमको जो न्यूट्रिशन जितना चाहिए, तुम्हारा छोटा भाई को हो सकता है ज़्यादा चाहिए होगा, कम चाहिए होगा, पर अगर हम कंपेयर करते हैं, जैसे कि ध्यान से समझना हम क्या बोलना चाह रहे हैं, कि जितना ट्वेल्थ में मान लो कि तुमको ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है, हो सकता है तुम एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी में तुम पार्ट नहीं ले पा रहे हो, पर तुम्हारा पढ़ाई स्ट्रांग होते जा रहा है, पर तुम्हारे साथ कोई और लड़का है तुम्हारा दोस्त जो पढ़ता कम है पर एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी में काम कर रहा है, तो उसका एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी वाला चीज डेवलप्ड हो रहा है, तो तुम देख पा रहे होगे कि तुम्हारा एक घट रहा है एक बढ़ रहा है, उसका भी एक घट रहा है एक बढ़ रहा है। तो यहाँ से ये सीख मिलता है कि उसी तरीका से प्लांट के फील्ड में भी होता है। जैसे कि फील्ड का अगर हम बात करते हैं, फील्ड में एक क्रॉप्स को हम लगाएं, उसका डिमांड और उसका मिनरल्स का न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट अलग होगा, दूसरे प्लांट और उसके मिनरल्स का रिक्वायरमेंट अलग होगा, वो दोनों का मिनरल्स का रिक्वायरमेंट अलग होगा। डेट मीन्स कि वो कुछ और चाहिए, इसको कुछ और चाहिए, ये कुछ और ड्यूरेशन में कुछ और गेन करेगा, ये कुछ ड्यूरेशन में कुछ और गेन करेगा। तो इससे क्या होगा, सोइल के मिनरल्स और सारे फर्टिलिटी भी बैलेंस रहेंगे, इसलिए हम क्रॉप रोटेशन करते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना सर, एडवांटेज क्या है क्रॉप रोटेशन का और इंटरक्रॉपिंग का, ध्यान से देखें। सबसे पहला हमारे पास क्या है कि ये मेंटेन करता है सोइल का फर्टिलिटी, प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया वेरी गुड, सेव लेबर टाइम भी इससे बचता है। बोथ क्रॉप्स आर इजिली कैन बी हार्वेस्टेड एंड थ्रेशेस सेपरेटली, थ्रेशेस मींस उसको सेपरेट ग्रेन्स को आराम से कर सकते हैं। क्रॉप रोटेशन तो बहुत अच्छा है उसकी, क्यों, क्योंकि ये फर्टिलिटी को मेंटेन करता है। सेम पॉइंट, डिप्लीशन ऑफ पर्टिकुलर न्यूट्रिशन फ्रॉम सोइल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इतना ज्ञान देने का मतलब यही हुआ सर, ये सोइल की वो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन को डिप्लीट नहीं करता, वो सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन को डिप्लीट नहीं होने देता, मेंटेन करके रखता है। जैसे मान लो कि ये प्लॉट ऑफ लैंड है, तुम कुछ दिन इसमें लेग्यूमिनस प्लांट लगाया, ठीक है, और उसके बाद फिर क्या किया, फिर कुछ दिन लार्ज अमाउंट वाला प्लांट लगाया जिसमें क्या है, ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए, तो लेग्यूमिनस प्लांट क्या करेगा, रिगेन करा दिया फर्टिलिटी को, फिर से तुम लगाओ कोई ऐसा क्रॉप्स जिसको ज्यादा चाहिए, वो उसको मेंटेन कर लेगा। इट मिनिमाइज द पेस्ट इन्फेस्टेशन एंड डिजीज। अब देखो पेस्ट इन्फेस्टेशन का भी खतरा कम रहता है, हेल्प्स इन बीट कंट्रोल, प्रिवेंट चेंजेस द केमिकल नेचर ऑफ द सोइल। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा है कि
जल्दी पार कर दिए ना। देख लो लास्ट पॉइंट क्या है, बोले सर भगा रहे, नहीं भगाते, निक आदत नहीं है। इट प्रिवेंट चेंज, ठीक है, इट प्रिवेंट चेंज इन अ केमिकल नेचर, ठीक है, इट प्रिवेंट चेंज इन केमिकल नेचर ऑफ द सोइल, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चेंज इन द केमिकल नेचर, मतलब ये केमिकल नेचर चेंज प्रिवेंट सोइल का जो बदलाव है उसको बदलाव होने में करता है, क्योंकि सोइल में बदलाव आना तो जरूरी है, अलग अलग प्लांट को अलग अलग जरूरत है ना, इसीलिए। अब ध्यान से देखो, लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारा आज का, फिर उसके बाद हम लोग इस सेशन को एंड कर रहे होंगे। वाई आर मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर यूज इन फील्ड? सबसे पहला पॉइंट सर सीबीएसई 2010 में आया है, ये यूज क्यों करते हैं? ताकि हम लोग क्या है, अच्छा वेजिटेटिव ग्रो हो, लीव्स ब्रांचेस फ्लावर्स ज़्यादा से ज़्यादा हो, हेल्दी प्लांट हो, और रिजल्ट इन हाई क्रॉप्स प्रोडक्शन। तो ये जो आज का जो हमारा टॉपिक था, जहाँ पे हम लोग खत्म कर रहे हैं ये टॉपिक को, और डेट मीन्स कि कल का तुम्हारा टेस्ट अच्छा जाए। और ये सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन को हम लोग कवर किए। पार्ट 2 में हम लोग वीडीसाइड्स, स्टोरेज ग्रेन्स, क्रॉप पैटर्न, ये सारे थ्योरी को कवर करेंगे, फिर उसका एनसीईआरटी क्वेश्चन को कवर करेंगे। टिल दैट तुम्हारे एग्जाम में तो इतना ही आने वाला है, तो तुम आराम से इस लेक्चर को देखो, तुम्हारा कल का टेस्ट काफ़ी अच्छा जाएगा। तो थैंक यू, हम लोग मिलते हैं जल्दी, थैंक यू।